Hello everybody. Today we'll be doing part 4 of democratic resurgence, in which we will be doing national emergency, consequences and lessons. You know, till now in part 3 we have done what were the causes of national emergency. So इस चैप्टर में हम करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम क्या हुआ, क्या उसका रिजल्ट निकल रहा था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और हमने क्या सीखा नेशनल इमरजेंसी से. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. वेल, सो टॉकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिजल्ट था इमरजेंसी लगाने का. आपको पता है कि इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो यू नो हाउ इमरजेंसी वॉज इम्पोज. हमने सारे कॉजेज़ किए हैं उसके कि इमरजेंसी कैसे इम्पोज हुई, कैसे एकदम से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, एंड देन जेपी एंड हिज मूवमेंट, हाउ इट वाज नो गेनिंग मोमेंटम और कैसे सभी रेजिग्नेशन मांग रहे थे. तो इंदिरा गांधी जी, उनका छोटा बेटा संजय गांधी और उस वक्त जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, तो इन लोगों को लगा कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए इमरजेंसी ही होनी चाहिए. तो सारा प्रपोजल बना के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिया, प्रेसिडेंट को दिया, जो हमारे उस वक्त इंडिया के प्रेसिडेंट थे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फखरुद्दीन अली अहमद. फाइन, तो उन्होंने प्रपोजल को साइन किया और साइन होते ही इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, जिसमें आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो ऑल्सो कि मॉर्निंग में AIR पे, ऑल इंडिया रेडियो पे, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की एंड ये भी बोला कि वी नीड नॉट क्रिएट पैनिक फॉर दिस. ओके, सो उन्होंने सब बताया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई. तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. तो ऑल स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, पब्लिक एजिटेशंस वर बैंड. जो जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, जितनी रैलीज चल रही थी, मूवमेंट्स चल रही थी, पब्लिक एजिटेशंस चल रहे थे, लोगों में रोष था, वो सारे के सारे बैन कर दिए गए. वो मतलब पीपल इफ़ दे वर फाउंड डूइंग सच थिंग्स तो सीधा जेल में जाना था उन्हें. ऑपोजिशन लीडर्स थे, जो भी अडवाणी, देन जेपी थे, मोरारजी देसाई थे, जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे वो सारे के सारे अरेस्ट कर लिए गए. एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वर यूज ब्लेंडेंटली. प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट मीन्स शक की बुनियाद पे कि जो आपकी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो शक के बुनियाद पे जो प्रिवेंशन करने के लिए जो अरेस्ट पॉसिबल थे वो किए जा रहे थे, जिसके ऊपर डाउट था कि दे आर नॉट सेफ फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. तो द पीपल, द लीडर्स, द ऑपोजिशन लीडर्स, दे वर अरेस्टेड एंड दे वर पुट इनटू द जेल्स. देन प्रेस सेंसरशिप वाज introduced, which meant that freedom of press was taken away and newspapers had to take permission before publishing anything. So I told you in my last video कि freedom of press, जो कि प्रेस की जो फ्रीडम थी उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी. मैंने आपको बताया कि औरंगजेब रोड है दिल्ली में, जहाँ पे ज़्यादा ये न्यूज़पेपर हाउस है, तो उस एरिया की लाइट ही गायब कर दी गई थी कि वो कुछ पब्लिश ही ना कर पाए. और ये जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स वगैरह आप देख रहे हो, ये 1-2 दिन बाद की हैं जब रिस्टोर हुआ सब. ओके, तो उसके बाद अब क्या हुआ कि सेंसरशिप में होता क्या है कि यू कैन नॉट पब्लिश एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल. जो भी चीज़ लगती है कि ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये ठीक नहीं है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो वो पब्लिश नहीं होने दी जाती. फाइन, तो इससे बेसिकली क्या था कि गवर्नमेंट की एक मशीनरी बनी, एक गवर्नमेंट का ग्रुप बना जो न्यूज़ को स्क्रीन करती थी, चेक करती थी, और अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल होता था वो रिमूव कर दिया जाता था और बाकी का पब्लिश किया जाता था. तो इस तरह के चीज़ें स्टार्ट कर दी गई, फ्रीडम ऑफ प्रेस ले लिया गया. तो बेसिकली आपको पता है फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारा आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 है, तो ये भी ले लिया गया ड्यूरिंग इमरजेंसी. देन गवर्नमेंट बैंड RSS यू रिमेंबर, राष्ट्रीय समाज सेवक संघ, जो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, एंड जमायत इस्लामी, ये भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन. तो इनको बैन कर दिया गया, ये कह के कि दीज आर फॉर्म्ड ऑन द कम्युनल लाइन्स. ठीक है, रिलीजन के बेस पे बने हैं और ये भड़का सकते हैं, तो इसलिए इनको भी बैन कर दिया गया उस वक्त.
सो फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड इंक्लूडिंग आर्टिकल 32। जितनी भी हमारी फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक सारी हमारी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दी गई, इवन आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 क्या है आपको पता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर आपकी कोई फंडामेंटल राइट्स ले तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। तो ये जो राइट थी 32 आर्टिकल 32 था कि आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, इसको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो जो लोगों को उठा उठा के जेल में डाल रहे थे, अगर वो कोर्ट में पहुंचते थे तो कोर्ट यही कहता था कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इसके अकॉर्डिंग रिट्स होती हैं, हेबिस कॉर्पस की रिट, तो अभी हेबिस कॉर्पस भी सस्पेंडेड है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, अभी ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। सो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। अभी इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। याद है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दी थी कि इंदिरा गांधी अब एमपी भी नहीं है, एमपी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, और आगे 6 इयर्स तक शी कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था आपको पता है, जय नारायण थे जो इनके खिलाफ इलेक्शंस में बेसिकली इनके खिलाफ लड़े थे। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली एक इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया था जय नारायण ने 1971 के इलेक्शंस को लेके कि इन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी यूज की है इलेक्शन में, और इन्होंने प्रूफ भी दिए, तो वो प्रूफ ठीक निकले, और इनके खिलाफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने ये बोला कि शी कैन हर इलेक्शन आर एमल्ड नाउ, कि वो बिल्कुल नलीफाई हैं, वो उनको माना नहीं जाएगा, शी इज नॉट एमपी, और एमपी नहीं है तो पीएम भी नहीं है। फाइन, तो उस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, अपनी पावर को सेव करने के लिए, उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, जिसमें ये बोला गया कि पीएम के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते, इनके ऊपर कोई भी पिटीशन नहीं फाइल किया जा सकता। सो दिस इज हाउ शी मिसयूज द पावर। और एक 42nd अमेंडमेंट पास किया गया। आपको पता है 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जिसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि लोकसभा की जो सदस्यता है, लोकसभा की जो मेंबरशिप है, वो 5 ईयर्स से 6 ईयर्स तक कर दी गई थी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो 5 ईयर से 6 ईयर तक करने का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो इलेक्शन 1971 में हुए थे और अब 1976 में होने थे, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी इम्पोज होगी, 1976 में अब इलेक्शन होने थे, वो 6 ईयर होने के बाद वो 1977 में इलेक्शन होंगे। तो नेक्स्ट इलेक्शंस वर टू टेक प्लेस इन 1977। टिल देन इंदिरा गांधी कैन इम्पोज emergency and she can take care of the things and she can bring the things in her own hand. So these were some of the consequences. Let us proceed further. हाँ जी, नेक्स्ट इज एक्ट्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये नहीं है कि सारे लोगों ने एकदम से बातें मान ली, इमरजेंसी लगी हुई थी, नो डाउट लोग फॉलो भी कर रहे थे, करने पड़ा उन्हें फॉलो, बट कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे, कुछ वर्कर्स थे हु वेंट अंडरग्राउंड। आपको पता है जब भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो लोगों को, कई लीडर्स को चोरी छुपे वो करने पड़ते हैं, तो ऐसे ही जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो वर्कर्स थे, जो अरेस्ट नहीं हुए थे, वो कहीं छुप गए और वो अपने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते रहे गवर्नमेंट के खिलाफ वो अपनी प्लानिंग करते रहे, जिनमें यू कैन से जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, जो रेलवे यूनियन के हेड थे। यू रिमेंबर हमने कॉजेस में किया जॉर्ज फर्नांडिस का। देन नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये कहा जाता है कि इवन ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ सिख पर्सन, टर्बन वगैरह बांध के सिख पर्सन बन के वो घूम रहे थे कि उनके बारे में पता ना चले। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, वर्कर्स चोरी छुपे वो अपनी प्लानिंग करने लगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और बहुत सारे न्यूज़पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, इन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, ओपनली नहीं किया, बट इन लोगों ने कैसे प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इनको सेंसरशिप पसंद नहीं थी कि सेंसरशिप क्यों लगाई जा रही है, क्यों हमारी प्रेस के ऊपर रोक लगाई जा रही है। तो यू कैन सी दिस पिक्चर इंडियन एक्सप्रेस की है, खाली कॉलम छोड़ा हुआ है, खाली जगह छोड़ी हुई है, जस्ट टू शो टू द पब्लिक दैट वी हैव समथिंग टू पुट इन दिस प्लेस, बट हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर सेंसरशिप लगाई हुई है। ठीक है, तो लोगों को शो भी कर दिया कि कुछ है न्यूज़, बट वी कैन नॉट बिकॉज सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ऑन अस। तो इस तरह से इन्होंने रिवोल्ट करने की कोशिश की, बट बाद में ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, इनके लिए भी रोक लगा दी गई थी, इनके लिए भी मना कर दिया गया था कि न्यूज़पेपर में ऐसे ब्लैंक स्पेसेस नहीं छोड़ने हैं।
ठीक है। देन मैगजीन्स थी जैसे सेमिनार, मेन स्ट्रीम, ये सारी मैगजीन तो सेंसरशिप हो गई, तो ये इन लोगों ने तो सोचा कि बंद ही कर दे, मैगजीन पब्लिश ही ना हो। और बहुत सारे प्रोमिनेंट फेमस जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट अरेस्ट भी हुए बिकॉज दे वर राइटिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी। जो इमरजेंसी में हो रहा था, जैसे लगी जो चीज़ें हो रही थी, इस चीज़ के खिलाफ लिख रहे थे। उनमें से एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट आई रिमेंबर कुलदीप नायर वॉज देयर, इवन ही वॉज अरेस्टेड for the same. Now many underground pamphlets and leaflets were published to bypass censorship. अब सेंसरशिप न्यूज़पेपर पे थी, बुक्स पे थी, ठीक है। जो पैम्फलेट्स होते हैं, आपको पता है, जो एक एक पेज के लीफलेट्स वगैरह होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर रोक लगाना बड़ा मुश्किल है। और ये चोरी छुपे प्रिंट होके ये पब्लिश हो रही थी, लोगों में स्प्रेड हो रही थी, लोगों को अवेयर कर रही थी कि क्या इमरजेंसी लगी है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, और मतलब कौन सी चीज़ें हमें इसमें नहीं पसंद आ रही हैं। तो सेंसरशिप को जो लगा दी थी, उसका ऑल्टरनेट इन्होंने ये ढूंढा था, पैम्फलेट्स, और लोगों ने, लीडर्स ने पैम्फलेट्स और लीवलेट्स, जिसके थ्रू ये अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे थे। नाउ मेनी राइटर्स, जैसे कन्नड़ राइटर थे शिवराम कारंथर, हिंदी राइटर थे फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने, इनको पद्म श्री अवार्ड्स मिले हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने प्रोटेस्ट में इमरजेंसी लगाई, इसके प्रोटेस्ट में दे रिटर्न देयर टाइटल्स ऑल्सो। ये दो पद्म श्री अवार्ड्स इन्हें मिले हुए थे, इन्होंने ये भी रिटर्न कर दिए इन द प्रोटेस्ट ऑफ इमरजेंसी। Now next is controversies regarding emergency। अब क्या controversies आई emergency के टाइम पे? मेनली दो चीज़ें सामने आई, दो क्वेश्चन सामने आए। एक तो थे कि, और पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से एनालिटिकल क्वेश्चंस, एनालाइज करो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं डिटेल में 6 मार्क्स में। सो मैंने यहाँ पे कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं दिया, बट इफ़ यू रीड द बुक लॉट ऑफ कंटेंट इज़ देयर, और आप बहुत अच्छा लंबा आंसर बना सकते हो। और जब आप अपना आंसर दोगे ना, तो मैं आपको 2 व्यू पॉइंट बताऊंगी, ठीक है। वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी, इसके 2 व्यू पॉइंट बताऊंगी, आप दोनों देके फिर आप अपनी जजमेंट दोगे, क्योंकि वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी में अगर आप एक ही व्यू पॉइंट बताओगे तो एक तो आपका आंसर बहुत शॉर्ट रह जाएगा, और दूसरा आपको उसके पूरे नंबर भी नहीं मिलेंगे। सो इट्स बेटर कि दोनों व्यू पॉइंट्स बताओ, उसके बाद जस्ट यू कैन गिव योर ओन ओपिनियंस एंड देन योर आंसर विल बी कंप्लीट। ओके, सो कंट्रोवर्सी क्या थी? एक तो क्वेश्चन सामने आया था, वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी, इमरजेंसी की ज़रूरत थी क्या, और दूसरा व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्या हुआ इमरजेंसी के दौरान। सो पहला हम करते हैं, वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी, क्या ज़रूरत थी इसकी। नाउ सपोर्टर्स ऑफ गवर्नमेंट दे सेड दैट कि जो कॉन्टिन्यूस प्रोटेस्ट हो रहे थे कंट्री में, एजिटेशंस हो रही थी, मूवमेंट्स निकाली जा रही थी, वो गवर्नमेंट के काम में रुकावट डाल रही थी। आपको पता है कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन था कंट्री में, हमने कॉजेस में किए, इकोनॉमिक कॉजेस में प्राइसेस बढ़ रहे थे, मानसून की वजह से एग्रीकल्चर नहीं, प्रोडक्शन नहीं हो पाई थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी नहीं थी, तो ऑलरेडी हम लोग इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। ऊपर से ये इतने सारे मूवमेंट्स और सारे अपना काम रोक के बैठ जाएंगे तो प्रोडक्शन कहाँ जाएगी भी, प्रोडक्शन तो बिल्कुल नीचे आ जाएगी। तो इसलिए जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं उनका ये मानना है कि इमरजेंसी लगाना जरूरी था। ये एजिटेशन, ये प्रोटेस्ट, ये जो हमारी एक नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल वर्किंग है, इन चीज़ों के ऊपर रोक लगा रहे थे। और इस पीरियड को इन्होंने डिसिप्लिन पीरियड भी बोला कि ये पीरियड ऑफ डिसिप्लिन था। इमरजेंसी लगने से ऑफिस टाइम पे खुलने लगे, वर्कर्स अपना प्रॉपरली काम करने लगे, प्रोडक्शन बढ़ने लगी, और मतलब ये सारे काम अच्छे से होने लगे, एक नॉर्मल रूटीन बन गई लोगों की, ठीक है। जो सब कुछ रोक धोक के बैठे हुए थे और प्रोटेस्ट में ही भाग ले रहे थे, तो उससे ना कंट्री चल रही थी ना गवर्नमेंट चल रही थी। तो दैट इज व्हाई दे सेड कि ये जरूरी थी ये चीज उस वक्त। Police and army were incited to revolt and there were international conspiracy to dislodge the government and create instability। अब इंदिरा गांधी ने जब ऑल इंडिया रेडियो पे अपनी स्पीच दी थी ना, तो उन्होंने ये भी बोला था कि कोई एक जना है जो पुलिस को, जो आर्मी को भड़का रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट और रिवोल्ट करने पे मजबूर कर रहा है। वो कोई एक जना, किसको बोला जा रहा था, जेपी नारायण जी को बोला जा रहा था। और ये कहा था उन्होंने बाद में कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी थी, कि बाहर वाली कंट्री भी इन्वॉल्व थी कि मेरी गवर्नमेंट गिर जाए, मुझे गवर्नमेंट पद से हटा दिया जाए और कंट्री में इंस्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। तो इसलिए इमरजेंसी लगाना ज़रूरी था ताकि पुलिस एंड आर्मी को कोई इंसाइट ना कर सके रिवोल्ट के लिए, उनको कोई प्रेशर
प्रेशराइज ना कर सके या उनको कोई बातों में ना लगा के रिवोल्ट करवाए, और कोई भी अगर बाहर वाले भी इंडिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इमरजेंसी रिवोल्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएं। इसलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इमरजेंसी लगाना ज़रूरी था। ओके, बट इसके बाद एक कमीशन रखी गई थी, शाह कमीशन, जो अपॉइंट की थी इमरजेंसी के बाद, टू फाइंड आउट कि क्या एट्रोसिटीज़ हुई इमरजेंसी के दौरान, क्या क्या गलत चीज़ें हुई, कैसे हुई, तो उन सब के ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए। तो शाह कमीशन ने जब इंदिरा गांधी से पूछा कि कौन से इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की आप बात कर रहे थे, कौन से मतलब कंट्री है या कौन से लोग हैं जो इंटरनेशनली जो बाहर के हैं पर हमारी कंट्री में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हैं, हमारी कंट्री में डिस्टर्बेंस जिनके कारण हुई कि आपने इमरजेंसी लगाई, तो शी डिड नॉट गिव एनी आंसर। उन्होंने इनके, बल्कि यही नहीं, उन्होंने इनके हर आंसर का जवाब देने से मना कर दिया, किसी आंसर का जवाब नहीं दिया, और इनके पास कोई जवाब नहीं था कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में कौन है। तो जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे, उनके लिए ये डिसिप्लिन पीरियड था, क्योंकि हर चीज़ सेट हो रही थी। उनके लिए ये था कि फालतू की जो मूवमेंट्स होती हैं वो टाइम वेस्ट करती हैं, और जो मूवमेंट्स हैं उसके कारण लोग काम पे नहीं जा रहे, और प्रोडक्शन ऑलरेडी डाउन आ रही है, जो इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रहा है और वो और बढ़ेगा, प्रोडक्शन और डाउन आएगी, पॉवर्टी और बढ़ेगी, लोगों की नौकरियां और जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को एक बार सेट करने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए इमरजेंसी लगाना ज़रूरी था, और मूवमेंट्स बहुत बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, उनको उनके ऊपर रोक लगानी ज़रूरी थी, क्योंकि उनके हिसाब से, जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे, उनके हिसाब से एक जो मूवमेंट्स होती है उनके ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए, कम मूवमेंट्स होनी चाहिए पीसफुल तरीके से, जैसे जेपी नारायण जी की पीसफुल मूवमेंट ही थी, बट इट शुड अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए कि इतने टाइम तक मूवमेंट हो सकती है, और वो मूवमेंट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को एब्रप्ट या डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। बट ये जो मूवमेंट्स थी, इससे सारी गवर्नमेंट फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही थी, ऑलरेडी कंट्री पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें थी, और ये मूवमेंट्स उन चीज़ों को और बढ़ाती जा रही थी, तो इसलिए इमरजेंसी लगाना ज़रूरी था। दिस इज़ वन व्यू पॉइंट। बट दूसरा व्यू पॉइंट क्या है, जो ओपोनेंट्स है, जो इमरजेंसी के अगेंस्ट है, उनका ये कहना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू भी तो ठीक की जा सकती थी ना। जैसे 25 जून की रैली थी जेपी नारायण जी की, तो पीसफुल रैली थी, पीसफुली दे वर डिस्कसिंग एंड पीसफुली दे वर डिमांडिंग रेजिग्नेशन एंड ऑल। तो इतना कोई उसमें अगर इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगानी थी, कंट्रोल करना था, तो सेक्शन 144 भी तो लगाया जा सकता था। सेक्शन 144 इस कर्फ्यू इम्पोज कर देते, ठीक है, या प्रिवेंटिव डिटेंशंस कर देते कि जो ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको थोड़े टाइम के लिए जेल में डाल दिया गया। तो ये सब चीज़ें करके भी इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल लेके आया जा सकता था। वाई अ बिग थिंग लाइक इमरजेंसी, पूरी की पूरी कंट्री में, वो भी 21 मंथ्स के लिए इमरजेंसी इम्पोज की गई, इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये दूसरा व्यू पॉइंट था कि ये, और सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे थे, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी अपनी पावर को सेव करने के लिए लगाई। यू रिमेंबर दैट इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला जो केस हुआ, जो बोला कि पीएम की पद से उतरना पड़ेगा इन्हें और रिजाइन देना पड़ेगा, और उसके बाद एवरीथिंग वाज गोइंग, जुडिशरी भी इनके अगेंस्ट जा रही थी। तो अपनी पावर को सेव करने के लिए इमरजेंसी लगाई है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में इतने चेंजेस कर डाले इंदिरा गांधी ने, वो सारे अपने फेवर में, जो चीज़ें वो चाहती थी उस फेवर में वो करती गई। तो अपनी पावर को सेव करने के लिए इमरजेंसी लगाई गई है। बट जो सपोर्टर्स है वो कहते हैं कि नहीं, इमरजेंसी लगाने से डिसिप्लिन आया, इसी से प्रोडक्शन भी बढ़ी है, इसी से क्योंकि पहले लोग छोड़ छाड़ के नारेबाजियों में लग गए थे, मूवमेंट्स में लग गए थे, काम नहीं कर रहे थे। तो इस इमरजेंसी लगने से ऑफिस टाइम पे खुल रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, एग्रीकल्चर तो चलो मानसून के ऊपर डिपेंड था, बट इंडस्ट्रीज चल रही हैं। तो इस तरह से कंट्री थोड़ा वो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी हमारी, उनसे बाहर निकल पाएगी। अदरवाइज मूवमेंट्स ही चलती रहती तो कंट्री और ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में घुसती चली जाती। ओके, सो व्हेन यू विल राइट द आंसर इन योर बोर्ड एग्जाम, यू हैव टू गिव बोथ द पॉइंट, सपोर्टर का भी देना, ओपोनेंट का भी देना, एंड देन you can give your own viewpoint. Fine. The next one is what happened during emergency. Emergency के time पे basically क्या हुआ? Now you know emergency के time पे government ने
20 पॉइंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया। 20 पॉइंट प्रोग्राम किसके लिए? गरीबों के लिए। गरीबी हटाओ था ना इनका मेन स्लोगन। तो इन्होंने गरीबों के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, जिसमें इन्होंने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स होंगे, जो ज़मीन है वो रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ताकि वो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कम हो सके। एग्रीकल्चरल जो वेजिस है जो लेबरर्स को मिलती हैं वो चेंज की जाएंगी ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो। देन वर्कर्स की जो फैक्ट्रीज वगैरह में है, इंडस्ट्रीज में, उनकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। मैनेजमेंट में उनमें से कोई होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करे खुद को मैनेजमेंट में। देन सॉरी, बॉन्डेड लेबर को हटाना है। तो ऐसे 20 पॉइंट्स का प्रोग्राम था जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान निकाला कि ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, तो उसके बाद देन फाइनली क्रिटिक्स ऑफ इमरजेंसी, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये बोला कि ये सारे के सारे प्रॉमिसेस अनफुलफिल्ड रहे, ये पूरे नहीं हुए, पूरे नहीं किए गए। कोशिश की उन्होंने बट पूरे नहीं हुए, और गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेरी पावर्स की एक्सरसाइज की। इसका मतलब है कि अपने मन मर्जी से अपने तरीके से गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। ठीक है, कंट्री चलाने की कोशिश की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बहुत सारे प्रूफ भी मिले थे कि आर्बिट्रेरी तरीके से अपनी मन मर्जी के तरीके से गवर्नमेंट चलाई जा रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी, कोई पोस्ट नहीं थी। ही वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं थे, कोई पोस्ट नहीं थी, बट वो गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो उनको रिपोर्ट दे रहे थे सारी की सारी, जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो भी उनको आके सारा कुछ बता रहे थे। किस हक से? व्हेन ही वाज नॉट हैविंग एनी पोस्ट, ना वो मिनिस्टर थे ना वो कुछ पार्टी का इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड कर रहे थे। तो किस लिए? ये इसलिए मतलब उनकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ती जा रही थी। और ये एक पर्सन थे जिनको बहुत डिसलाइक किया गया इमरजेंसी के बाद बाय पब्लिक। मतलब लोगों ने इनको, संजय गांधी को बहुत डिसलाइक किया, क्योंकि ये इमरजेंसी लगाने में भी इनका कहीं ना कहीं हाथ रहा, इंदिरा गांधी के साथ थे ये। और उसके बाद कोई पोस्ट ना होते हुए भी गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर से रिपोर्ट ले रहे हैं या कैबिनेट मिनिस्टर से रिपोर्ट ले रहे हैं बिना मतलब के, बिकॉज ही वॉज नॉट एलिजिबल फॉर दैट, बट स्टिल ही इज टेकिंग, अपना इन्फ्लुएंस शो कर रहे हैं। और जो मिनिस्टर्स वगैरह थे वो भी इनको रिपोर्ट दे रहे हैं खुशी खुशी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि संजय गांधी इज द सक्सेसर टू इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद कुर्सी संभालने वाले संजय गांधी है। तो वो जो चमचागिरी टाइप चीज होती है ना कि इनको हम पटा ले, हम इनके सामने अच्छे बन जाए, तो इसलिए मिनिस्टर्स इनके आगे पीछे घूम रहे थे। फाइन, सो दिस वाज द थिंग रिगार्डिंग संजय गांधी एंड ही वाज नॉट लाइक्ड एट ऑल बाय पब्लिक। दो चीजें इन्होंने की, दो इनके मेन जो प्रोग्राम्स थे ही वांटेड टू स्टार्ट। एक तो था फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड ऑल, ये तो ठीक था। दूसरा था ब्यूटिफिकेशन ड्राइव। अब ब्यूटिफिकेशन ड्राइव में क्या था कि जितने भी झोपड़पट्टी वगैरह है उन सबको रिमूव करके उसकी जगह प्रॉपर सिटीज बनाई जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली यू नो जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं वो जाएंगे कहाँ? वेयर दे विल गो, वेयर दे विल स्टे? उनको कोई दूसरी जगह दी जा रही है? नथिंग। तो इसलिए पब्लिक इनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गई थी, विच दे डिड नॉट, मीन्स पीपल डिड नॉट लाइक संजय गांधी एट ऑल। और मतलब एक बहुत नेगेटिव इनकी छवि, नेगेटिव इनकी इमेज बन गई थी। इज इट क्लियर? सो दिस इज रिगार्डिंग व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ। नेक्स्ट इज लेसन्स फ्रॉम इमरजेंसी। हमने क्या सीखा इमरजेंसी से? आपको पता है कोई भी जब कोई भी बुरा जब वक्त आता है ना, उससे हम ज़्यादा सीखते हैं अच्छे वक्त से ज़्यादा। ठीक है, अच्छे वक्त से हम इतना नहीं सीख पाते, बट बुरे वक्त से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इमरजेंसी से भी हमें कुछ लेसन्स मिले। एक तो ये था कि इंडिया में डेमोक्रेसी कभी नहीं हटाई जा सकती। इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। अगर कोई सोचे डेमोक्रेसी हटा के कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, तो वो कभी नहीं हो सकता इंडिया में। क्योंकि पता वर्ल्ड में ये माना जाता है कि जो मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल है ना वो इंडियन पीपल है। जो डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो करते हैं वो इंडियन पीपल है। ये डेमोक्रेसी जहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो होती है दैट इज़ इन इंडिया। तो इंडिया से डेमोक्रेसी को कभी नहीं हटाया जा सकता। सेकेंडली,
Emergency brought to the forefront several ambiguities in the emergency provision which were rectified through 44th amendment. अब जो emergency provision दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी जी ने emergency इम्पोज करवाती अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, तो इस प्रोविजन की हमें कमियां दिखी। इस ये जब emergency लगाएगी ना, इसमें क्या कमियां हैं वो हमारे सामने आई और उनको फिर रेक्टिफाई emergency के बाद उनको चेंज किया गया, 44th अमेंडमेंट लाया गया और उसमें आर्टिकल 352 में क्या लिखा हुआ है, दो केस में इमरजेंसी हो सकती है, एक तो एक्सटर्नल वॉर, बाहर वाली किसी कंट्री से लड़ाई, एंड सेकंड इज इंटरनल यू कैन से डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस इज अ वेरी एम्बिगुअस वर्ड, एक ऐसा मतलब धोखा देने वाला वर्ड है, इसका कुछ भी मतलब निकल सकता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी, थोड़ा सा भी कुछ कंट्री में होगा, वो कहेगी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है, इमरजेंसी लगा दो अपने आप को सेव करने के लिए। तो इस चीज को चेंज किया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस करके 44th अमेंडमेंट में किया गया आर्म्ड रिबेलियन, कि अगर कंट्री में आर्म्ड रिबेलियन है, मारपीट हो रही है, गोलियां चल रही हैं, तो सिर्फ उस केस में इमरजेंसी लग सकती है, ये नॉर्मल सिंपल प्रोटेस्ट में इमरजेंसी नहीं लग सकती है। एंड एडवाइस टू इम्पोज इमरजेंसी शुड बी गिवन इन रिटन फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो इमरजेंसी लगानी है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पे इमरजेंसी नहीं लगेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिटर्न में देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, तब जाके इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें बड़े ध्यान से सुनना। 44th अमेंडमेंट में एक तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था, जिसके कारण इंदिरा गांधी ने बड़ी जल्दी इमरजेंसी लगवा दी, वो हटा के आर्म्ड रिबेलियन किया गया, क्योंकि आर्म्ड रिबेलियन तो हुआ ही नहीं था कंट्री में, बहुत अलग अलग जगह पे छोटा मोटा था, पूरी कंट्री इन्वॉल्व ही नहीं थी। और दूसरा ये बोला गया कि जब भी इमरजेंसी लगानी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिटर्न में देंगे प्रेसिडेंट को, ओनली देन द इमरजेंसी कैन बी imposed. After that, emergency emphasized the importance of civil liberties and court responsibility to protect them. अब emergency में एक चीज और बोली गई कि जो नो डाउट अगर इमरजेंसी कभी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स जाएंगी और कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रोटेक्ट करना। सिविल लिबर्टीज मींस बेसिकली द राइट्स ऑफ पीपल, बट आर्टिकल 21 कभी सस्पेंड नहीं होगा, चाहे इमरजेंसी लग गई आर्टिकल 21 फिर भी नहीं जाएगा। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। ठीक है, तो राइट टू लाइफ फिर भी नहीं जाएगा, राइट टू लाइफ वैसे का वैसे ही रहेगा। Okay, so right to life, that is article 21 will remain intact. It's not written over here, but you people can write it down. And then after that, it also induces rethinking on the content and limit of popular protest in democracy and autonomy of police and administration, since during emergency they work as political instruments of ruling party. Now, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि कोई भी जो जब emergency, कोई भी जब रिवोल्ट होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो वो प्रोटेस्ट की भी लिमिट होनी चाहिए। दे कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, क्योंकि जब कोई भी प्रोटेस्ट लिमिट से ज़्यादा चला जाता है ना, तो वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को इफेक्ट करता ही करता है, गवर्नमेंट की या लोगों की नॉर्मल फंक्शनिंग वर्किंग को इफेक्ट करता ही करता है, जिससे हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाती है और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये बोला गया कि कोई भी प्रोटेस्ट होगा, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड लिमिट, वो लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ऑटोनॉमी मीन्स इंडिपेंडेंस होनी चाहिए पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की इमरजेंसी के टाइम पे, क्योंकि इस वक्त ये जो लोग हैं ये रूलिंग पार्टी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये रूलिंग पार्टी के अंडर काम करते हैं। सो एंड द ऑटोनॉमी ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिंस एमरजेंसी ड्यूरिंग एमरजेंसी दे वर्क एज पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं। सो इनको भी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए पुलिस को और बाकी की एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके, सो दीज आर द लेसन्स विच वी लर्न फ्रॉम एमरजेंसी कि 44th अमेंडमेंट आ गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड चेंज हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिटर्न में देना ज़रूरी है कि इमरजेंसी लगानी है। देन आर्टिकल 21 दैट इज़ राइट टू लाइफ विल नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी केस इन एमरजेंसी, और जो प्रोटेस्ट होते हैं वो बियॉन्ड लिमिट नहीं होने चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम एमरजेंसी। लेट अस प्रोसीड फर्दर। सो लास्ट वन इज पॉलिटिक्स आफ्टर एमरजेंसी। तो एमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स कैसी थी?
अब ये जो इमरजेंसी थी ये 21 ईयर्स तक रही, 21 मंथ तक रही, जून 1975 से लेके देन यू कैन से मिड ऑफ मार्च 1977। और ये बोला था ना कि 6 टर्म में लोकसभा, तो 1977 का पीरियड आ गया, तो इलेक्शंस आ गए 1977 के। तो इमरजेंसी वॉज अपलिफ्टेड, हटा दी गई 21 मार्च 1977 को, और इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए। अब जब इलेक्शंस अनाउंस किए तो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी वो सारी की सारी इकट्ठी हो गई, ठीक है। दे ऑल केम टुगेदर और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी फॉर्म कर ली, जनता पार्टी। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, पहले भी बताया। और दे फॉट द इलेक्शंस, और इन्होंने अपना स्लोगन क्या दिया, जैसे इंदिरा गांधी ने पहले स्लोगन क्या दिया था, गरीबी हटाओ। तो ये जनता पार्टी जो सारी अपोजिशन पार्टीज की मिलके बनी थी, इन्होंने अपना स्लोगन दिया सेफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो दिस इलेक्शन वाज सीन मैस रेफरेंडम ऑन इमरजेंसी। ये तो ऐसे देखा जा रहा था कि इमरजेंसी के ऊपर ये एक रेफरेंडम है लोगों की हाँ या ना है बेसिकली। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से इंदिरा गांधी को ये खबर मिली थी कि लोग उनके फेवर में है, लोग उन्हीं को वोट देंगे, बट हुआ उल्टा। जनता पार्टी जीत गई। आउट ऑफ 542 सीट्स पे इलेक्शंस हुए, 330 सीट्स जनता पार्टी के हक में गई। कांग्रेस को सिर्फ 154 सीट्स मिली और पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस तो उड़ गई। आप ये देखो मैप, जितना भी ग्रीन एरिया ये सारा जनता पार्टी है। ये सिर्फ राजस्थान के एक छोटे से एरिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस जीती थी, बाकी सारे का सारा जनता पार्टी। ये पूरे का पूरा पंजाब, हरियाणा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, मध्य प्रदेश, ये गुजरात, हर जगह पे कांग्रेस इट वाज वाइप्ड आउट, हार गई थी और यहाँ पे जनता पार्टी आ गई थी। इवन इंदिरा गांधी तक हार गई थी जो रायबरेली से लड़ी थी, और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी, दोनों यूपी में है, यहाँ से लड़े थे, ये दोनों हार गए। और ये कहा गया था कि जो गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक वे से गलत तरीके से काम करेगी उसको वोटर्स जरूर पनिश करेंगे, और वोटर्स ने पनिश किया एंड बोथ ऑफ देम दे लॉस्ट द इलेक्शंस। तो ये आप ये देखो मैप में पूरा नॉर्थ इंडिया में तो कंप्लीट स्वाइप है कांग्रेस का, बट साउथ इंडिया में ये येलो एरिया है कांग्रेस जहाँ पे जीती। तो ये क्यों नॉर्थ इंडिया में ज्यादा क्यों और साउथ में कांग्रेस कैसे रह गई? तो क्योंकि जो इन इमरजेंसी लगी थी ना, उसके जो इफेक्ट्स थे, जो सर्कमस्टांसेस बने थे, वो भी नॉर्थ इंडिया में आपको पता है गुजरात और यहाँ पे बने थे। उसके बाद जब इमरजेंसी लग गई, उसके जो इफेक्ट आ रहे थे, जो सब कुछ हो रहा था, वो सारे का सारा कुछ उसके इफेक्ट सर्कमस्टांसेस नॉर्थ इंडिया में हो रहे थे। तो इसलिए नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस को बिल्कुल हटा दिया गया और साउथ इंडिया में वो फिर भी जीती। और जनता पार्टी क्योंकि मेजॉरिटी में जीती, तो जो मोरारजी देसाई थे वो इसके हेड बने एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंदिरा गांधी। और यहाँ पे जो थे जेपी नारायण, वो साइड पे हट गए क्योंकि पहले भी मैंने आपको उनके फर्स्ट वीडियो में बताया कि उनका पॉलिटिक्स में पोस्ट लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यू रिमेंबर इंटरिम गवर्नमेंट में भी नेहरू जी ने उन्हें इनवाइट किया था पोस्ट के लिए, कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए, बट ही रिफ्यूज। तो यहाँ पे भी वो साइड पे हट गए क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था पोस्ट लेने में। और मोरारजी देसाई ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ जनता पार्टी। ओके, और यहाँ पे 1977 में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो इनकी गवर्नमेंट थी जनता पार्टी, क्योंकि कोलिशन में ऑपोजिशन सारे मिलके बनाई थी, तो इनकी पार्टी में इतना लड़ाई झगड़े, इंटरनल फ्रैक्शंस थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी लीडर्स की, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट सिर्फ 3 साल तक काम कर पाई। 1980 में फ्रेश इलेक्शंस हो गए क्योंकि इनकी गवर्नमेंट गिर गई, क्योंकि आपस में ग्रुप में ही लोग लड़ते रहते थे, लीडर्स लड़ते रहते थे, गवर्नमेंट टिक नहीं पाई, मेजॉरिटी लूज हो गई मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट की। एंड इन 1980 फ्रेश इलेक्शंस टुक प्लेस एंड अगेन 1980 के जो फ्रेश इलेक्शंस हुए उसमें दोबारा से फिर पावर में आ गई इंदिरा गांधी। ओके, सो दोबारा से शी अगेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ये जो टाइम पीरियड है ना बेटे 1974 से लेकर 1980 का, ये टाइम पीरियड माना जाता है ट्रबलसम पीरियड, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला पीरियड। 74 से ये सारे किस्से स्टार्ट हुए और 80 तक, जब तक ये गवर्नमेंट नहीं गिरी और जब तक नेक्स्ट गवर्नमेंट दोबारा इंदिरा गांधी की नहीं आई, ये सारा टाइम पीरियड माना जाता है इट इज़ अ ट्रबलसम पीरियड। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते आपको ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। जिसको ये पीरियड के बारे में नहीं पता, दैट चाइल्ड कैन नॉट डू एनीथिंग इन पॉलिटिकल साइंस रिगार्डिंग इंडिया। फाइन, सो दीज थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड।
और ये जो हमने बताया ये बहुत कम है. यू कैन सी द वीडियोज ऑन नेट एंड एमरजेंसी के बारे में बहुत स्टोरीज है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, नेट पे देख सकते हो, अपनी नॉलेज और इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू गिव इन दीज शॉर्ट वीडियोज. ओके, तो दिस इज व्हाट हैपन फ्रॉम 1974, जब से इंदिरा गांधी के ऊपर केस डाला और फिर एमरजेंसी इम्पोज हुई और फिर उसकी गवर्नमेंट में क्या हुआ, फिर उसके बाद ऑपोजिशन सारी कैसे इकट्ठी होकर जनता पार्टी बना के जनता पार्टी जीत जाती है, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं. बट उनकी पार्टी में आपस की लड़ाइयों के कारण गवर्नमेंट 3 साल बाद ही गिर जाती है और 1980 में री इलेक्शंस, दैट इज अ फ्रेश इलेक्शंस अगेन टेक प्लेस. सो दिस इज रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स आफ्टर emergency. So this complete topic of emergency I finish up here only. और आपकी बुक में जो दिया हुआ है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, वो emergency के ऊपर ही है. You need to read it carefully along with the boxes. एक बॉक्स है तुर्कमेन डिमोलिशन के ऊपर, जैसे ये संजय गांधी का मैंने बताया ना कि सारे स्लम एरिया को रिमूव करके प्रॉपर सिटीज को ब्यूटीफाई करना चाहते थे, तो इस चीज़ के ऊपर है तुर्कमेन डिमोलिशन. तो आप वो बॉक्स भी ज़रूर रीड करना एंड रीड एवरीथिंग. और संजय गांधी का एक चीज़ और बता दूं, वो मतलब इंदिरा गांधी के घर में ही एक नया पावर ऑफ सेंटर ऑफ पावर बन रहे थे, एक नया पावर, ठीक है, विदाउट होल्डिंग एनी पोस्ट, विदाउट होल्डिंग एनी पोजीशन. सारे मिनिस्टर्स उनको आके सलामी दे रहे हैं, तो एक नई पावर उनके घर में ही इंदिरा गांधी के घर में ही जन्म ले रही थी. फाइन, तो विच वॉज नॉट लाइक्ड बाई पीपल, और लोगों ने बहुत नफरत की एमरजेंसी के बाद संजय गांधी से. ओके, सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द एमरजेंसी. आई होप समथिंग इज क्लियर टू यू. आपको कुछ समझ आया है वीडियोस देख के. रिपीट देम अगेन एंड रीड द चैप्टर केयरफुली. थैंक यू.